हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 12 एनसीईआरटी माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड समरी एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स विथ एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो ये हमारा सपोर्टिंग मटेरियल से पढ़ेंगे हम, फिर उसके बाद इसके एमसीक्यूज देखेंगे, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखते हुए हमारा वीडियो एंड होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसका है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। तो इसके हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इसमें अर्थशास्त्र के अध्ययन को दो शाखाओं में बांटा गया है, फर्स्ट व्यष्टि और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। और व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है, और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा उसके समुच्चयों का अध्ययन किया जाता है। और अर्थव्यवस्था वह आर्थिक संगठन है जो जीविका उपार्जन के साधन उपलब्ध कराता है, और अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सीमित संसाधनों के आवंटन की समस्या को आर्थिक समस्या कहते हैं। तो इसमें हमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये देखना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है, और समष्टि अर्थशास्त्र सामूहिक इकाइयों का अध्ययन करती है या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है। और अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था वह आर्थिक संगठन है जो जीविका उपार्जन के साधन उपलब्ध कराता है, तथा अर्थव्यवस्था में क्या है, संसाधन सीमित है, जबकि मानवीय आवश्यकताएं क्या है, असीमित है। यानी मानवीय आवश्यकताएं अनंत हैं, असीमित है, उनका कोई अंत नहीं है, उनकी कोई सीमा नहीं है। जबकि संसाधन सीमित ही हैं, उनका अंत है। तो इसी कारण से आर्थिक समस्या जन्म लेती है, और आर्थिक समस्या यानी चयन की समस्या होती है, क्योंकि संसाधन दुर्लभ हैं और आवश्यकताएं असीमित हैं। तो इन संसाधनों में चयन करना पड़ता है कि किस संसाधन का किसके लिए प्रयोग किया जाए। और आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के तीन मुख्य कारण हैं: मानवीय आवश्यकताओं का असीमित होना, ये साधनों का दुर्लभ होना, और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। यानी कि इसमें मानवीय आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है, सीमा नहीं है। इसके लिए हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, बिल्कुल मानव की इच्छाओं का कभी अंत होता ही नहीं है। और साधन जो हैं दुर्लभ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसे हम एक हमारे टाइम को ही ले लें, तो हमारा टाइम बिल्कुल हमारे पास लिमिटेड ही है, और जबकि उसी टाइम में हमें सब कुछ करना होता है, और हमारी इच्छा होती है कि हम बहुत सारी चीज़ें करें, परंतु हमें कुछ ही चीज़ें कर पाते हैं। इसलिए साधनों का दुर्लभ और मानवीय आवश्यकताओं की असीमितता हम समझ चुके हैं। और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग बिल्कुल होते हैं। जैसे एक भूमि है, तो भूमि पर फैक्ट्री भी लगाई जा सकती है, मकान भी बनाया जा सकता है, किसी भी भूमि पर कृषि भी की जा सकती है, और कोई सरकारी ऑफिस भी बनाया जा सकता है। इस प्रकार से साधनों के वैकल्पिक, एक भूमि के ही अनेक प्रयोग हैं, इस प्रकार से साधनों के भी वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। और इन्हीं वैकल्पिक प्रयोगों में से हमें चयन करना होता है कि कौन सी आवश्यकता की संतुष्टि करना अति आवश्यक है। उसी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए हम उस साधन का उपयोग कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं अर्थव्यवस्था की सेंट्रल प्रॉब्लम्स यानी केंद्रीय समस्याएं क्या क्या होती हैं। एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो होती हैं तीन। तो उन तीनों को हम अच्छे से समझ लेते हैं। यानी क्या उत्पादन किया जाए, यानी वस्तुओं का चुनाव। तो जैसा कि अभी हमने देखा, साधनों का चुनाव क्यों करना पड़ता है, क्योंकि साधन दुर्लभ होते हैं, उनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं, और जबकि मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं। इसलिए हमें ये चुनाव करना पड़ता है कि क्या उत्पादन किया जाए। यानी कि अर्थव्यवस्था के जितने भी साधन हैं उसके पास तो सीमित हैं, परंतु आवश्यकताएं असीमित हैं। तो उसे सीमित साधनों का इस प्रकार कैसे प्रयोग किया जा सके कि अधिकतम आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएं, इसी बात के चुनाव को हम क्या कहते हैं, क्या उत्पादन किया जाए। और इसका एक और रूप होता है क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, यानी इसकी मात्रा भी निर्धारित की जाती है। फिर और कैसे उत्पादन किया जाए, यानी इसमें तकनीक का चुनाव किया जाता है। तकनीक कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की है, श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। तो हमें इस बात का पूंजीवादी में क्या होता है, लाभ को देखते हुए पूंजी प्रधान तकनीक ले ली जाती है, और श्रम प्रधान में श्रम को प्रधानता प्रदान की जाती है। और
इस प्रकार से हमें इसमें यह चुनाव करना होता है कि उत्पादन किस प्रकार किया जाए, उत्पादन का ढंग क्या हो, यानी कि क्या मशीनों द्वारा उत्पादन किया जाए या फिर श्रम द्वारा किया जाए। यदि मशीनों द्वारा किया जाए तो उससे बेरोजगारी हो सकती है, इसलिए श्रम और मशीनों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर उत्पादन करना पड़ता है। और इस प्रकार से ये भी एक आर्थिक समस्या के रूप में उत्पन्न होती है। और ये थर्ड है, किसके लिए उत्पादन किया जाए, यानी ये है वस्तुओं का चुनाव अथवा आय के वितरण की समस्या। यानी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसके लिए उत्पादन, यानी वितरण की समस्या कि आपने उत्पादन तो कर दिया पर किया किसके लिए। जैसे आप वही कितनी मात्रा में, वो वाली बात आ गई है। यानी इसके उपभोक्ता वर्ग के हिसाब से अनुसार, जैसे कार्स हैं वो मिडिल क्लास लोगों के लिए अलग तरीके से बनाई जाएंगी, हाई क्लास लोगों के लिए अलग तरीके से, यानी उन्हें उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना का चुनाव का समाधान हो सकता है। और चलिए हम एक और महत्वपूर्ण संकल्पना यानी अवसर लागत को समझ लेते हैं। तो अवसर लागत क्या होती है, तो एक अवसर का चयन करने पर दूसरे सर्वश्रेष्ठ अवसर का किया गया त्याग अवसर लागत कहलाता है, और इसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत भी कहा जाता है। और इसी अवसर लागत को सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत कहा जा सकता है। यानी कि मान लीजिए एक शिक्षक है, वो एक जॉब करता है 5,000 रुपये महीने एक स्कूल में, वहीं उसे दूसरे जॉब का ऑर्डर आता है, मतलब 8,000 रुपये महीने की जॉब है। तो यदि वो 8,000 रुपये महीने की जॉब करता है तो उसे 5,000 रुपये वाली महीने की जॉब छोड़नी पड़ेगी। इस प्रकार से वो एक चीज़ प्राप्त करने के लिए दूसरी चीज़ का त्याग कर रहा है। इस प्रकार से उसकी असल लागत उसकी लागत होगी, यानी कि 8,000 के लिए उसने 5,000 का त्याग किया तो उसकी अवसर लागत होगी 3,000। तो चलिए अब हम एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर लास्ट टिल द लास्ट। आगे जाके आपको बहुत ये टॉपिक हर जगह ही देखने को मिलेगा लगभग। उत्पादन संभावना सीमा या उत्पादन संभावना वक्र या संभावना वक्र या फिर सीमांत उत्पादन संभावना वक्र या पीपीसी बोलते हैं, इसे पीपीएफ भी बोलते हैं। तो इसका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जिसका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था अपने दिए हुए संसाधनों तथा तकनीकी स्तर का प्रयोग करके कर सकती है, यह मानते हुए कि सभी संसाधनों को पूर्ण एवं कुशलता उपयोग हो रहा है। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है, उत्पादन संभावना वक्र वह है जो दो वस्तु, यानी इसमें वस्तुओं कितनी होंगी, दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जिसका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था अपने दिए हुए संसाधनों तथा तकनीकी स्तर का प्रयोग करके कर सकती है, यह मानते हुए कि सभी संसाधनों पूर्ण एवं कुशलतापूर्ण उपयोग हो रहा है। यानी कि यहाँ पर ये माना जाता है कि तकनीक स्तर, न तकनीक घटती है न तकनीक बढ़ती है, और सभी संसाधन पूर्ण उपयोग, यानी संसाधन कोई वेस्ट नहीं जा रहा है और उसका कुशलतम उपयोग हो रहा है, यानी कि जिसे बेहतर से भी बेहतरीन तरीके से उपयोग किया जा सकता है वो उपयोग हो रहा है, यह माना जाता है। और इसकी मान्यताएं ये है कि एक अर्थव्यवस्था में सिर्फ दो चीज़ों का उत्पादन होता है, साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है, सभी संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो रहा है, और तकनीक स्तर है। और ये इसकी कुछ मान्यताएं हैं और इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। ये वक्र कुछ यूँ होता है, यह मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक वस्तु का त्याग करना है तो हमें दूसरी वस्तु के इकाइयों के उपयोग को या उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि संसाधन सीमित हैं, और ये ऐसा नतोदर इसलिए है कि सीमांत अवसर लागत बढ़ती है। इसका कारण ये है कि संसाधन प्रयोग विशिष्ट होते हैं और इन्हें
अधिक विशिष्ट प्रयोग में से कम विशिष्ट प्रयोग पे यूज़ करने पर सीमांत अवसर लागत बढ़ती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक खेत है, एक हेक्टेयर का खेत है। एक हेक्टेयर का खेत है, तो जो एक हेक्टेयर का खेत है उस पे हम गेहूँ भी उगा सकते हैं, चावल भी। पहले हम क्या कर रहे थे, पूरा गेहूँ उगा रहे थे। फिर धीरे धीरे हमने क्या सोचा, हमने कहा थोड़ा चावल की आवश्यकता है, चावल उगाए। तो उसमें पहली बार चावल उगाने में हमें कम इकाइयाँ सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, यानी कि एक इकाई उत्पादन करने के लिए पहले हमें कम इकाइयाँ सेक्रीफाइस करी। हमने मान लीजिए 2 इकाइयाँ सेक्रीफाइस करी, तो एक हेक्टेयर में से हमने कुछ ज़मीन निकाल के चावलों के लिए एक भाग बना दिया। परंतु जब हम दूसरी इकाई के लिए करेंगे तो हमें और ज़्यादा गेहूँ का त्याग करना पड़ेगा, तब जाके हम चावल की और अधिक मात्रा करेंगे। इस प्रकार से सीमांत अवसर लागत बढ़ती होती है, इसलिए मूल बिंदु की ओर उन्नत दर होता है और ये बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। और इसका कारण ये है कि एक वस्तु के उत्पादन के लिए दूसरी वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। इसका कारण साधन दुर्लभ होते हैं, इसलिए। और उत्पादन संभावना वक्र में दाईं ओर खिसकाव संसाधनों में वृद्धि तथा तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। और जबकि पीपीसी यानी उत्पादन संभावना वक्र में बाईं ओर खिसकाव यानी नीचे की ओर भी कहते हैं इसे, संसाधनों में कमी तथा तकनीकी अवनति को दर्शाता है। बिल्कुल। तो हमारा नेक्स्ट जो संकल्पना आती है वो आती है सीमांत विस्थापन दर की। तो सीमांत विस्थापन दर यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसे, तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सही रहेगा। को एक वस्तु की त्यागी जाने वाली इकाइयों तथा अन्य वस्तु की बढ़ाई गई अतिरिक्त इकाई का अनुपात है। यानी कि सीमांत विस्थापन दर वह जो कि एक अनुपात है किसी वस्तु की त्यागी गई इकाई तथा अन्य वस्तु की बढ़ाई गई इकाइयों का, जिसे हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से भी डिफाइन करते हैं। यहाँ डेल्टा एक मैथमेटिकल टर्म है जो कि चेंज को डिटरमाइन करता है, और हमारा सीमांत विस्थापन दर को सीमांत अवसर लागत भी कहते हैं, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की त्यागी गई इकाइयाँ ही अतिरिक्त लागत होती हैं। बिल्कुल सही है। तो चलिए हम अपने थोड़े एमसीक्यूज़ कर लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है इधर, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किस विषय का अध्ययन किया जाता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन, बी समग्र मांग समग्र पूर्ति, सी सरकारी बजट और डी राष्ट्रीय आय। तो ये तीनों तो समष्टि अर्थशास्त्र के विषय हैं, यानी ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करते हैं। वहीं यहाँ पर एक लिखा हुआ है यानी व्यक्तिगत चीज़ है, तो ए इज़ द राइट आंसर, एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन। वहीं निम्न में से किस विषय का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता। तो ये है रोजगार स्तर, बी है समग्र मांग समग्र पूर्ति, सी है राष्ट्रीय आय और डी है व्यक्तिगत फॉर्म। जैसा कि हमने पढ़ा समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था या सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, तो इधर पे व्यक्तिगत फॉर्म है, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत आएगा, ना कि समष्टि के क्षेत्र के अंतर्गत, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। और यहाँ पे थर्ड वाला है, आर्थिक समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि ए संसाधन दुर्लभ है या आवश्यकताएं असीमित हैं या संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका हमने अभी पढ़ा था, ये तीनों ही कारण हैं जिनके कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। और फोर्थ हमारा निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। तो अभी हमने 3 केंद्रीय समस्याएं पढ़ी, वो देखते हैं हम, फिर ऑप्शंस देखते हैं, उसके अनुसार हमें पता चल जाए। तो एक क्या उत्पादन किया जाए, बिल्कुल है। बी कैसे उत्पादन किया जाए, बिल्कुल केंद्रीय समस्या है। और सी किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये भी एक केंद्रीय समस्या है। लेकिन डी
नीतियों में अनुशासनहीनता ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय, तो क्या ये अर्थव्यवस्था की समस्या ही नहीं है? तो चलिए ये हम 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्पादन संभावना वक्र के बाहर स्थित कोई भी बिंदु दर्शाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या दर्शाता है? तो वो दो वस्तुओं के उन प्राप्य संयोगों को दर्शाता है जो कि अर्थव्यवस्था पूर्ण संसाधनों का उपयोग करके तकनीकी स्तर पर उत्पादित कर सकती है, किंतु अगर इससे कोई बाहर है तो वो क्या होगा? अप्राप्य ही होगा ना, क्योंकि वो तो प्राप्य पूरे दर्शा रहा है। तो इसलिए उत्पादन का अप्राप्य संयोग दर्शाता है क्या? उत्पादन संभावना वक्र के बाहर स्थित कोई भी बिंदु। और चलिए 6th वाला है, किस परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाता है? तो दाईं ओर खिसकने का कारण था संसाधनों में वृद्धि थी। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए संसाधनों में वृद्धि, बी संसाधनों में कमी, सी अकुशल तकनीक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादन संभावना वक्र के दाईं ओर खिसकने का कारण संसाधनों में वृद्धि और उनका कुशल तकनीक से प्रयोग। और चलिए हम हमारा 6th वाला देख लेते हैं, 7th वाला देख लेते हैं। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है, बिल्कुल नीचे की ओर ढालू एवं मूल बिंदु की ओर नतोदर, या फिर एक्स अक्ष के समानांतर, या फिर ऊपर की ओर ढालू, या उपरोक्त सभी प्रकार का। तो इसका राइट आंसर होगा नीचे की ओर ढालू एवं मूल बिंदु की ओर नतोदर। ये कि हमने इसकी विशेषताओं में भी पढ़ा है और ये न्यूमेरिकल टाइप का है। एक अर्थव्यवस्था में दो वस्तुओं गेहूं और कपड़े का उत्पादन करती है। निम्न तालिका से सीमांत अवसर लागत याद कीजिए। तो सीमांत अवसर लागत का हमने एक फॉर्मूला देखा था, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो उसी को हम लगा के देख लेते हैं। तो इधर डेल्टा वाई हम गेहूं मानेंगे बाय और कपड़ा एक्स मानेंगे। तो जब गेहूं का यहाँ परिवर्तन कितना हो रहा है? 10 इकाइयों का, तो डेल्टा वाई में भी 10, और डेल्टा एक्स यहाँ कितना हो रहा है? 25 इकाइयों का। तो 25 यानी 25 10/25 यानी इसका आंसर आएगा 0.4। तो इसका राइट आंसर होगा 0.4 यानी ऑप्शन बी। तो चलिए अब हम हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए और उदाहरण भी दीजिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और ये व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं से संबंधित होती है। वही हम समष्टि अर्थशास्त्र में लिखेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है तथा यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं से संबंधित होती है। और वहीं फिर हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसका, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन एक व्यक्तिगत फॉर्म और में उत्पादन तथा कीमत निर्धारण से संबंधित है। और वहीं समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत संबंधित है। और इसका हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना होता है। इसका विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना होता है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र से राष्ट्रीय आय व रोजगार का विश्लेषण करना होता है। और वहीं व्यष्टि अर्थशास्त्र का आधार योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया कही जाती है। समष्टि अर्थशास्त्र का आधार योग करने की क्रिया कही जा सकती है। कोई 2-4 पॉइंट ऐसे हो जाएंगे, आप और भी देख सकते हैं। तो ये है आर्थिक समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है और कैसे उत्पादन किया जाए, समस्या की व्याख्या करें। तो आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है ये हमने अभी देखा। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के 3 कारण हैं, साधनों का सीमित होना, मानवीय आवश्यकताओं का असीमित होना, वहीं साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। और इसे एक प्रकार से चयन की समस्या भी कहा जा सकता है। और इसलिए आर्थिक समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन सीमित हैं
और इनके वैकल्पिक प्रयोग भी हो सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। और ये है कैसे उत्पादन किया जाए, समस्या की व्याख्या कर सकते हैं बिल्कुल। अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण केंद्रीय समस्या यह है कि उत्पादन का ढंग या तकनीक क्या हो या उत्पादन किस प्रकार से किया जाए, और इसके लिए हमें 2 तकनीकों में से चुनाव करना पड़ता है। और इस प्रकार से आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा। और ये क्या उत्पादन किया जाए, समस्या का वर्णन कीजिए। तो क्या उत्पादन किया जाए में ये भी एक अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण केंद्रीय समस्या है। और इसमें हमें यह चुनाव करना होता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, क्योंकि संसाधन सीमित हैं और इनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं, जबकि मानवीय आवश्यकताएँ भी असीमित हैं। इसलिए एक अर्थव्यवस्था को ये निर्णय करना होता है कि वह किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करे, अर्थात वह पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण करे या शांतिकालीन वस्तुओं का या फिर विलासिता की वस्तुओं का ना। इसलिए और ये है, अभी हमने पढ़ा अवसर लागत क्या होता है। अवसर लागत को उदाहरण की सहायता से परिभाषित कीजिए। यह सीमांत अवसर लागत से किस प्रकार भिन्न है। तो अवसर लागत को हम परिभाषित कर देंगे। अवसर लागत सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत और सीमांत अवसर लागत से इस प्रकार भिन्न है। सीमांत अवसर लागत एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए होता है, जबकि अवसर लागत कितनी भी इकाइयाँ हों उनके उत्पादन के लिए हो सकता है। और इस प्रकार से हमारा चैप्टर पूरा होता है। और अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा और लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरे चैनल को प्लीज़, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।